नमस्कार साथियों, हम आज पढ़ेंगे 25 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। लगे रहिए, निरंतर परिश्रम, मेहनत करते रहिए और ईश्वर पे भरोसा रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, आपको एक दिन अवश्य ही सफलता मिलेगी। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। करंट अफेयर्स 25 अक्टूबर 2024 का यह आपके सामने पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में आप पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। अब मेजबानी से तात्पर्य है कि ये आयोजन कहां पर आयोजित किया जा रहा है। उसके आपके सामने ऑप्शन है अजरबैजान, रूस, ब्राजील, यूएई। इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है रूस। सही इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर रूस है। तो रूस इसकी मेजबानी कर रहा है। अब रूस के बारे में हम कुछ बातें देख लेते हैं। एक तो वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य के बदलते दौर में रूस के कजान में 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसकी मेजबानी रूस कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका और 5 नए सदस्य जिसमें मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, साथ में इथोपिया, ये सब भाग ले रहे हैं। और भारत की तरफ से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। देखिए, हम बात करें अगर इस ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में वैसे तो 5 देश थे शुरुआत में। ये 5 देश कौन कौन से थे? जिसमें ब्राजील था, रूस था, इंडिया था, चाइना था और साउथ अफ्रीका था। और इन्हीं 5 देशों के एक एक अक्षर को लेकर ब्रिक्स बनाया गया था। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका था। तो आप देख पा रहे हैं इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। इसकी स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी। अभी इसमें 5 नए देश जुड़ गए हैं: इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई। ये 5 और नए देश जुड़ गए। तो टोटल देशों की संख्या हो गई है 10। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसमें एक देश और जुड़ गया था, जिसे हम बोलते हैं अर्जेंटीना और जुड़ गया था। लेकिन यह अब जो है, अब अर्जेंटीना ने इसकी सदस्यता लेने से इनकार कर दिया है। तो अभी टोटल ब्रिक्स में 11 देश ही हैं। प्रश्न बात करते हैं रूस से संबंध में। तो रूस एक बहुत बड़ा देश है जो कि यूरोप और आप देख पा रहे हैं कि ये एशिया महाद्वीप में फैला हुआ है। दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। साथ ही रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है। रूस का जो मुद्रा रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस और भारत के बीच में इंद्र और इविया इंद्र नाम के सैन्य अभ्यास हो चुके हैं। भारत के साथ अभी हाल फिलहाल में S-400 सर्वसैन्य समझौता हुआ है। और AK-203 राइफल भी हमने रूस से ली है, जो भारतीय सेना में बहुत उपयोगी रहने वाली है। साथ ही अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जिसका नाम है दाना, किस देश ने ये नाम दिया है? देखिए, आप साइक्लोन चक्रवातों के बारे में पढ़ते रहते हैं, हर बार कुछ न कुछ अलग नाम दिए जाते हैं, है ना। चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं। तो इसमें बात कर रहे हैं हम, इसका नाम किसने दिया है? इसका नाम कतर, यमन, भारत। तो इसका सही आंसर आप बताएं, क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर कमेंट करिए अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। देखिए, हम बात कर रहे हैं कतर नाम के देश ने इसका नामकरण रखा है। कतर ने इसका आंसर भी हो जाएगा। इसका नामकरण रखा। अभी नामकरण की पद्धति को भी हम देखेंगे आगे। देखिए कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात नामकरण प्रणाली के अनुसार कतर द्वारा चक्रवात दाना का नाम रखा गया है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय को आप समझिए कि उष्णकटिबंधीय क्या होता है। जैसे ये दुनिया है, दुनिया में आप जानते हैं कि बीच में भूमध्य रेखा होती है, उसके ऊपर कर्क रेखा होती है, नीचे होती है मकर रेखा। इस पूरे क्षेत्र को जो है हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र को, और इसमें किसी प्रकार का कोई चक्रवात आता है तो उसे हम जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। और इन चक्रवातों का जो नामकरण है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा तैयार की गई एक प्रणाली के आधार पर रखा जाता है। 2024 में जो आए प्रमुख अगर चक्रवातों की बात करें तो रेमल, असना, यागी, है ना, जिन्होंने बांग्लादेश, भारत, चीन और म्यांमार अन्य देशों पर भारी नुकसान किया। चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया क्या है? चक्रवातों के नाम विश्व मौसम संगठन WMO और संबंधित क्षेत्रीय मौसम विभागों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अलग अलग देश अपने क्षेत्र के लिए नाम सुझाते हैं जिन्हें चक्रवात आने पर समय पर उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए रेमल नाम ओमान द्वारा दिया गया था, जबकि असना नाम पाकिस्तान द्वारा सुझाया गया था। यानी नंबर आता है अल्फाबेट से कि इस बार कौन नाम रखेगा, अगली बार कौन नाम रखेगा। इस तरीके से नाम बदलते रहते हैं। देखिए, हमने बात कतर की तो कतर की बात करते हैं। कतर को आप मैप में देख पा रहे हैं। ये गल्फ कंट्री से ये छोटा सा देश है कतर। यहाँ पर आपको इसकी राजधानी दोहा है और एक खनिज संसाधन से संपन्न देश है। तो अगर हम बात करें कतर की तो इसकी राजधानी दोहा है, इसकी मुद्रा रियाल है। शेख तमीम बिन अहमद अल थानी कतर पर थानी राजवंश का राजा है। यहाँ के जो अमीर हैं, जो प्रमुख को अमीर कहा जाता है। हमारे देश में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से अमीर कहलाते हैं। इस देश का प्रमुख कार्यकारी अमीर ही होता है। तो यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का दुनिया का सबसे बड़े भंडारों में से एक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास अंतर्राष्ट्रीय
प्रमुख शोध केंद्र जो 2025 में शुरुआत होने वाला है किस देश में स्थापित करेगा? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास अपना एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख शोध केंद्र 2025 में कहाँ लगाने वाला है? तो इसका सही आंसर है यूएई का दुबई। यानी इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आप देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास जिसे कहते हैं, दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र स्थापित करने जा रहा है, जो नवाचार पर, उद्यमिता पर केंद्रित होगा। और आप ये भी समझ लीजिए कि यह जो है यह 2025 की शुरुआत में लॉन्च होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, डाटा साइंस, रोबोटिक्स, टिकाऊ ऊर्जा जैसे उन्नत क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करेगा। ठीक है, तो ये एक नया काम करने वाला है हमारा आईआईटी मद्रास, जो कि भारत से बाहर दुबई में। और जब दुबई की बात करें तो ये यूएई के अंतर्गत आती है। यूएई से हम संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। इसकी राजधानी अबू धाबी है। ये आप देख सकते हैं दुबई का नक्शा। संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा दिरहम है। संयुक्त अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन भी दुबई में हो रहा है। विश्व की पहली महिला हवाई टैक्सी की शुरुआत भी दुबई में हुई है। सब दुनिया का बड़ा एयरपोर्ट दुबई में बनेगा। आईआईटी दिल्ली की नई ब्रांच भी दुबई अबू धाबी में खोली गई है। T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन भी दुबई में हुआ, जिसे अभी न्यूजीलैंड ने जीता। साउथ अफ्रीका सेकंड नंबर पर रहा। अबू धाबी दुनिया का सबसे अमीर शहर बना है। पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला भी अमीर में रखी थी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर 14 फरवरी 2024 को राजधानी में अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किया। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि किसी मुस्लिम देश ने हिंदू मंदिर की कल्पना की नहीं जा सकती थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल में ही पीएम मोदी ने वर्चुअल एयरपोर्ट लॉन्च किया है। ये कहाँ वर्चुअल एयरपोर्ट लॉन्च किए हैं? ये कहाँ कहाँ पर किए हैं? तो ये एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों में इसका सही आंसर उपयुक्त तो सभी दी है। तो देखते हैं हम क्या कह रहे हैं भाई। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 एयरपोर्ट वर्चुअली लॉन्च किए हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में, मध्य प्रदेश के रीवा में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नए एयरपोर्ट बनेंगे। केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत इन एयरपोर्ट को बनाया जाएगा। जल्द ही यहाँ फ्लाइट की आवाजाही शुरू होगी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के नए एयरपोर्ट का नाम महामाया एयरपोर्ट होगा। मध्य प्रदेश के रीवा एयरपोर्ट से फिलहाल सिर्फ 2 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। एक फ्लाइट सिंगरौली से रीवा और दूसरी जबलपुर से रीवा की उड़ान भरेगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एयरपोर्ट स्टेशन के पास एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो ये तीनों जगह एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी में हमने कहा वर्चुअल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाल में ही किस केंद्रीय मंत्री ने ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है? ई श्रम पोर्टल, ठीक है, ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जिनका नाम है मनसुख मांडविया। इसका सही आंसर ये है। इनकी हम बात करते हैं। ये मनसुख मांडविया जी के हैं केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। नई दिल्ली में ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का शुभारंभ किया। वन स्टॉप सॉल्यूशन का मतलब है कि उनकी सारी समस्याओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही वेबसाइट पर सॉल्व कर दिया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए बनाई गई सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी को एक मंच उपलब्ध कराना है। ठीक है, देखिए तो आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है जिसका नाम है, हम कह रहे हैं असंगठित क्षेत्र। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखिए बहुत सारे व्यवसाय, उद्योग धंधे सरकार के यहाँ किसी न किसी प्रकार से रजिस्टर्ड होते हैं, पर ऐसे छोटे मोटे बहुत से उद्योग होते हैं जो सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, उन्हें कहा जाता है असंगठित क्षेत्र। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 50 राष्ट्रीय गोल करने वाली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो 50 अंतरराष्ट्रीय गोल किए हैं ये महिला कौन बन गई है? इनका सही नाम है बाला देवी, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बात करते हैं, अगर हम अंतरराष्ट्रीय महिला फुटबॉलर बाला देवी की, तो भारतीय महिला फुटबॉल की गोल मशीन के रूप में जाना जाता है। गोल मशीन बहुत गोल करती हैं। और साथ में ही बाला देवी ने नेपाल में 2024 SAFF महिला चैंपियनशिप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपना 50वां अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। यानी ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 50 गोल करने वाली भारत की पहली महिला हो गई हैं। इनका नाम है बाला देवी। चलिए बात करते हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में महिला रिकवर स्पर्धा में दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? जो तीरंदाजी विश्व कप फाइनल हुआ था उसमें महिला प्रतियोगिता है जिनका नाम है दीपिका कुमारी ने कौन सा मेडल जीता है? उसका सही आंसर रजत मेडल, यानी बी सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। दीपिका कुमारी की हम बात करें तो, और ये अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था, एक प्रकार का आयोजन मैक्सिको में हुआ था। 4 बार की ओलंपिक चैंपियन दीपिका कुमारी मैक्सिको में आयोजित 2024 का तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में महिला रिकवर स्पर्धा में रजत पदक उन्होंने जीता है। ये बड़ी बात है कि वर्ल्ड कप था तीरंदाजी का, इसमें हमारी दीपिका कुमारी ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। फाइनल में चाइना की तीरंदाज ली जियामन से 6-0 से हार गए। फाइनल में हार चुके हैं, तो कोई नहीं, चलो कम से कम रजत तो जीता ही है। और बात करते हैं हम अगले विश्व तीरंदाजी के बारे में। विश्व तीरंदाजी विश्व में तीरंदाजी खेल का शासी निकाय है जो तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं करवाता है। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। मुख्यालय
लॉजेन स्विट्जरलैंड में, स्विस देश इसके 168 वर्तमान में, और इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है तुर्की। तुर्की इसका अध्यक्ष है, तुर्की के डॉक्टर उगुर एर्डेनर, तुर्की ये देश का नाम है, उनके हैं डॉक्टर उगुर एर्डेनर जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो विश्व में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई हैं? भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने सर्वोच्च रैंक हासिल किया दुनिया में, तो इसका सही आंसर है श्रीजा अकुला, यानी आंसर ए इसका सही है। श्रीजा अकुला जो है भारत की सबसे बड़ी, सबसे टॉप पे नंबर 1 की खिलाड़ी बन गई है, जो विश्व की रैंकिंग जारी हुई है वर्ल्ड की। देखिए भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला 2024 पेरिस ओलंपिक में अपने दमदार प्रदर्शन के बाद दुनिया की सर्वोच्च रैंक पाने वाली भारतीय खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी बनी है। लेकिन इनसे ऊपर तो बहुत सारे हैं, पर हम ये कह रहे हैं भारत की टॉप खिलाड़ी है। अभी तक इतनी अच्छी रैंक किसी और ने प्राप्त नहीं किया भारत में से। अंतर्राष्ट्रीय टेबल महासंघ के द्वारा जारी नवीनतम रैंक में श्रीजा अकुला को महिला एकल में विश्व में 22वें नंबर पर स्थान दिया गया है। दुनिया में टॉप, मतलब दुनिया में 22वें नंबर पर भारत की महिलाओं में अभी तक की सबसे अच्छी रैंक उन्होंने प्राप्त की। इससे पहले मनिका बत्रा ने सबसे अच्छे रिकॉर्ड प्राप्त किए, जो है खिताब था उनके पास, भारत की टॉप महिला थी वो। उन्होंने एक स्पर्धा अपनी करियर का सर्वश्रेष्ठ विश्व नंबर 24 रैंक हासिल की थी, यानी दुनिया में 24वें नंबर पर पहुंची थी मनिका बत्रा, अब ये 22वें नंबर पहुंच गई। टॉप यदि दुनिया की 25 खिलाड़ियों में भारत की केवल 2 ही महिला हैं, एक का नाम है श्रीजा अकुला और दूसरे का नाम है मनिका बत्रा। ये शीर्ष 25 में उन्होंने जगह बनाई है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? किस राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड ने 416 जो मदरसे हैं उन्होंने संस्कृत विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, यानी कि मदरसों में, सभी मदरसों में संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए। जिसका ऐसा आदेश देने वाली सरकार है वो है उत्तराखंड की सरकार है। अब भाई संस्कृत मदरसों में क्यों पढ़ाई जाए, इसका पीछे क्या उद्देश्य है, तो आप समझ सकते हैं कि समावेशी शिक्षा और सर्वांगीण शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। केवल एक विषय से जीवन नहीं चलता, ये केवल मुस्लिम धर्म या कुरान हदीसों का ज्ञान होने से जीवन नहीं चलेगा, और उसके लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपको कंप्यूटर विज्ञान आदि का ज्ञान होना चाहिए। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने राज्य भर के 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस पहल का उद्देश्य शैक्षिक पाठ्यक्रम को बढ़ाना और छात्रों के शैक्षणिक विकास को समर्थन देना है। संस्कृत के अलावा मदरसा छात्रों को शैक्षणिक पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाने के लिए कंप्यूटर स्टडीज को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। नोट, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड 416 मदरसों पंजीकृत इसमें है, और जिनमें लगभग 70,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो मदरसा के बच्चों को भी सारा ज्ञान मिल सके, इसलिए यह मदरसों में अनिवार्य कर दी गई है। साथ में हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड ये है, इसके 2 टुकड़े होते हैं। एक ऊपर वाला हिस्सा ये गढ़वाल कहलाता है, गढ़वाल कहलाता है, और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है कुमाऊं, कहलाता है कुमाऊं। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है, उत्तराखंड के जो सीएम है वर्तमान में वो कौन है? हमारे पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह। राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। इसमें झीलों की बात करें तो सातताल, राकसताल, नैनीताल, मालताल यहाँ की झीलें हैं। और जिम कार्बेट, नंदा देवी, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी नेशनल पार्क हैं। और दर्रे में माना दर्रा, नील दर्रा, कुलेक दर्रा, ये सब दर्रे मतलब 5 2 पहाड़ों के बीच से निकलने का रास्ता। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड यूसीसी बिल लाने वाला पहला राज्य बन गया। 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 में यही होंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु वहारी बनी। तो ये उत्तराखंड के कुछ करंट अफेयर्स थे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 क्वेश्चन पूछा गया, केंद्रीय जहाज रानी और जल मंत्री कौन? हमारे सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया तो कहां पर किया? इसका सही आंसर है ए, मुंबई। तो आज का ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था, और आप सब लोगों ने बड़े धैर्य के साथ देखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आप बढ़िया अच्छे से पढ़िए, जल्दी नौकरी प्राप्त करिए, इन करंट अफेयर्स के प्रश्नों को अच्छे से लिख लीजिए, और आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलेंगे हम कल।